नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो आज हम आप लोगों को साइंस के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन पर ज़्यादा लड़के फोकस नहीं करते हैं और इसी में वो गलती कर जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से दोनों टाइम का नोटिफिकेशन आपको सेंड करूँगा लाइव क्लास का। आप लोग लाइव क्लास जरूर अटेंड करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ, सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा। कह रहा है कि समरूप न हो, समरूप मतलब समझते हो ना, मैथ में मैंने आपको बताया था। तो जब समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा, तो नियमित नहीं होगा, विसरित होगा। क्या होगा? विसरित होगा, जो आपको सी नंबर में मिल जाएगा। तो आपका सी नंबर वाला आंसर होगा, ठीक है ना। और वैसे ही एक और क्वेश्चन है 2 नंबर कि विसरित परिवर्तन में परिवर्तन के नियमों का पालन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आपको हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? हाँ होता है, विसरित होता है। अभी देखो पहला नंबर क्वेश्चन बताया तो विसरित होता है, उसी को उल्टा करके पूछा तो हाँ होता है। तो दूसरा का क्या आंसर होगा आपका? दूसरा क्या होगा? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से गौर कर लेना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या समतल दर्पण में पर्दे पर प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है छोटू। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है ना कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वाह क्या क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आँख व्यवहार होता है, देखो आपका आँख हो या फिर किसी भी मनुष्य का आँख हो, आपकी आँखों में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस ही टिक लगाना, जहाँ भी देखिए उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस ही टिक लगाना। मैं एक बार जो कमेंटमेंट कर देता हूँ ना, जिस क्वेश्चन में मैं नज़र बैठा देता हूँ और जो क्वेश्चन जिस लड़के को बता देता हूँ ना, अगर वो लड़का इग्नोर नहीं करता, मतलब अच्छे से उसको याद कर लेता है, उस ध्यान देता है ना, उसका निकल जाएगा। एक भी सब्जेक्ट नहीं फंसेगा, सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा वो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 6 का आपका आंसर आइरिस। आइरिस मतलब समझते हो, बहुत लोग आइरिस को परितारिका बोलते हैं। तो परितारिका को ही तो इंग्लिश में हम लोग आइरिस बोलते हैं, जैसे कि लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं, वैसे ही परितारिका यानी कि आइरिस। तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि सेल परिपथ को विद्युत प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को क्या कहते हैं? एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 1-2 रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा छोटू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि आज तक तो मैंने ये सब क्वेश्चन देखा नहीं, तो छोटू नहीं देखा जाता है ना, इसलिए कहते हैं कि हर एक वीडियो पर ज़्यादा गौर करो ताकि आप अच्छे मार्क्स इस बार उठा सको, ठीक है ना। तो 8 का आंसर क्या होगा आपका? भी होगा 10 के पावर -6 हो जाएगा। कोटि होता है इसका, कोटि, ठीक है ना। तो आपका 8 का आंसर क्या मिल जाएगा? एक मिनट 8 नंबर है ना, 10 के पावर -4 होगा। क्या होगा? 10 के पावर -4 होगा, सी नंबर वाला। क्या होगा? 10 के पावर -4 होगा, सी नंबर वाला, इसको याद रखना, ओके। अगला देखिए, अगला तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाला प्रतिरोध होंगे, इनके संयोजन से। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि ये श्रेणी क्रम में है या फिर समानांतर क्रम में है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तहत इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 5 मिल ही जाएगा, ये तो आपका फिक्स है कि 5 मिलेगा। अगर इसको हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 6/5 मिलेगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्रम में जोड़िएगा आपका यही मिलेगा, बी नंबर वाला, ठीक है ना, और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा जाता है तो उस पर लगते बल की दिशा को नियम की सहायता से
सकते हैं आप, बतला सकते हैं, तो आप बताइए। तो यहाँ पर आपका 10 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के तहत ये सब हमको जानकारी मिलता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का उपाय क्या है। विद्युत मोटर की जो शक्ति होती है ना, विद्युत मोटर, पावर ऑफ विद्युत मोटर, ठीक है ना, तो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या होता है। तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या बड़ी धारा प्रवाहित करेंगे, नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम तीनों कर सकते हैं, तीनों उपाय एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि नाल चुंबक को प्रबल रखना, आर्मेचर के लपेटों की संख्या को बढ़ा देना, जो आर्मेचर हम लोग लपेटते नहीं हैं मोटर में, आर्मेचर रेड कलर का होता है वो सब, ठीक है ना, तो हम तीनों कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। किसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। तो आपका 12 का जो उत्तर होगा ना, 12 का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के तहत, दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम दोनों हम आपको बताए थे, ठीक है ना, याद रखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एक दो डाउट लगे ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन बाद आपका मैं क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको तो कुछ लगेगा ही, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब तबीयत का तो कोई हाल जानता नहीं है छोटू, ठीक है ना, लेकिन अब फिर भी हम लोग फिट हो गए हैं, अब आराम से पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं एग्ज़ाम तक, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। तो आपका 13 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, वाष्प और गर्म हवा दोनों करता है, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। एक आपका समीकरण है, प्रतिक्रिया H2 + Cl2 से आपका HCl का निर्माण हुआ है। अब इसमें आपको देखना है कि ये कौन सा अभिक्रिया हो सकता है, आपको अभिक्रिया को चूज़ करके बताना है। तो देखो, मैंने आपको बोला था ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो को पदार्थ संयोग किया है, नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो संयोजन ही न होगा, तो आंसर ये नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा, कौन धातु विस्थापित करेगा, पता है किसी को, नहीं पता है, जिंक विस्थापित करेगा। क्या, जिंक, यानी कि ZN जिंक, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो नाम लिखा है ना कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम को Cl लिखते हैं और कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप संगमरमर भी बोल सकते हो, चौक भी बोल सकते हो, चूना पत्थर भी बोल सकते हो, खरिया भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, यानी कि ऑप्शन में जितना दिया सब पर टिक लगा दो, सब हो जाएगा, ठीक है ना, सब हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो 16 का आंसर क्या मिल जाएगा, डी नंबर, सब हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ये तो सबको पता है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। इसमें आपको क्षारक देखना है कि कौन क्षारक है, कौन क्षारक है, ये आपको देखना है 18 नंबर में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या है, तो हमारा क्षारक है, ठीक है ना, याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो उपचार सुझाएंगे। यानी कि नहीं होते हैं कि बहुत पेटू होते हैं, खाना खा लेते हैं ज़्यादा, तो उनको पचाने के लिए मतलब कि किसी न किसी अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नींबू का रस पी लेते हैं, बहुत चीज़ मतलब कि पी लेते हैं, मतलब कि वैसे व्यक्तियों के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का विलियन देंगे, ठीक है, क्या देंगे, पहले आप बताइए इसका आंसर, तो आपको बताना चाहिए ना, मेरे को नहीं बताना चाहिए, आप बताइए इसका आंसर आप क्या करेंगे उस समय, ठीक है ना, क्योंकि आपके घर में बहुत लोग पेटू होंगे, ठीक है, शायद आप भी होंगे, बट मतलब सीरियस मत लेना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं या फिर साबुन कहते हैं छोटू। तो अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि अपमार्जक में सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है, बट ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो हेमाटाइट लोहा धातु का अयस्क होता है ना बाबू, लोहा यानी कि Fe, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन होता है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन होता है। तो 22 का आंसर मिल जाएगा आपका इथाइन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इथाइन होता है, ठीक है, याद रखना। 22 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, इथाइन। अगला क्वेश्चन, उपधातु तो आपका जर्मेनियम हो जाएगा, जी ही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका उपधातु हो जाएगा, ठीक है,
याद रखना। अगला क्वेश्चन है ओलीक एस्टेरिक क्या है, पामिटिक अम्ल है ना, हाँ पामिटिक अम्ल है, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है ओलीक एस्टेरिक पामिटिक अम्ल जो है वो क्या है, वसीय अम्ल है, फिर न्यूक्लिक अम्ल है, फिर एमिनो अम्ल है, या फिर हो सकता है कि इनमें से नहीं हो। तो हमको तो जहाँ तक लगता है एमिनो अम्ल हाँ वसीय अम्ल होगा। क्या होगा बाबू, सी नंबर होगा वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है ना। अब देखो इथेन का अणु सूत्र इतना है, अब इसमें 7 को सहसंयोजक बंधन होता है, ये तो एकदम हूबहू एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन टाइलिन परिवर्तित करता है, 27 नंबर क्वेश्चन है टाइलिन परिवर्तित करता है। तो टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन वो मंड को शर्करा मतलब समझते हो ना, चीनी में परिवर्तित कर देता है। और वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में। किस भाग में, कोशिका द्रव्य में, बी नंबर मिल जाएगा 28 का, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन है देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है ना कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार अनुवर्तन रसायन हो जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। 29 का आंसर क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा आपका डी नंबर वाला, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। तो 30 का आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपका बी नंबर मिल जाएगा ऑक्सीन्स, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बस इतना 30 क्वेश्चन था। कल से हम लोग बहुत और फिट हो जाएंगे अच्छे से, और आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे को भी आज लगा कि अभी भी हम अच्छे से अभी नहीं बता पाए हैं आज, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाला खेल है, किस्मत का खेल है। हम लोग अच्छे होंगे फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे अब, ठीक है ना, अब टेंशन लेने की बात नहीं। ओके।